देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये जो चंद तस्वीरें अभी आपने देखी हैं स्क्रीन पर, सच मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे वीर जवानों के माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दर्द से भर जाता है। चीन गलवान घाटी को खून से लथपथ करने पर आमादा है। अब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बदला मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आपका स्वागत है। आपने सवाल सुना होगा, चीन क्या चाहता है, चीन क्या सोचता है, सीमा पर चीन ये क्यों कर रहा है, पहले वो क्यों किया जो उसने किया। पर अब ये सवाल नहीं होगा, सवाल बदलेगा और पूरा भारतवर्ष पूछेगा, हिंदुस्तान क्या चाहता है, हिंदुस्तान क्या सोचता है, सीमा पर हिंदुस्तान कैसे बदला लेगा, दुश्मन को क्या सबक सिखाएगा। यकीन मानिए चीन ने गलती की है, बेहद बड़ी गलती, और अब बारी बदले की है, कूटनीतिक सामरिक बदले की। आपको सबसे पहले भारत चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि गलवान घाटी में भारत का कोई जवान गायब नहीं है। जवानों के गायब होने की खबरों को सेना ने सिरे से खारिज किया है। कुछ विदेशी अखबारों ने इस बारे में खबर छापी थी और यह कहा था कि भारतीय सेना के कुछ जवान गायब हैं। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया था कि उनमें से कुछ जवान श्योक नदी में गिर गए थे, क्या इस वजह से उनके अभी तक बॉडीज नहीं मिली हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका कोई भी जवान लापता नहीं है। और चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। हिंदुस्तान जानता है कि चीन की कमर तोड़नी है तो सबसे पहले आर्थिक रूप से मारना पड़ेगा उसे। लिहाजा भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, जिसकी कीमत करीब 417 करोड़ रुपए थी। यह करार 2016 में चीन कंपनी से हुआ था। हालांकि भारत ने यह कहते हुए ठेका रद्द किया है कि 4 साल बाद भी सिर्फ 20% ही काम पूरा हुआ है। तो यह कह दिया गया था भारत की तरफ से। 17 अप्रैल को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी पड़ोसियों के लिए, खास तौर से चीन के लिए और सख्त कर दिया गया था। असल में चीन इसी बात से तिलमिलाया हुआ है। और एक और बेहद अहम खबर आपको इस वक्त की बता दें कि चीन के साथ विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन में तीसरी बड़ी बैठक की है, जिसमें CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राजनाथ सिंह, 3 दिन में तीसरी लगातार बैठक। जाहिर है यह बता रहा है कि हिंदुस्तान अब कमर कस चुका है और कुछ निर्णायक जल्द देखने को मिल सकता है। मतलब ताबड़तोड़ जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसके पीछे वजह है चीन। भारत ने ठान लिया है कि चीन को हर हाल में तोड़ना होगा। और यह कैसे होगा, पूरा विश्लेषण आपको बताते हैं। उससे पहले ड्रैगन ने कैसे एक सीमा को विवादित सीमा बना रखा है जानबूझकर, सबसे पहले उसका विश्लेषण आज की अड़ी में, क्योंकि यहीं पर है समस्या का मूल। एक जगह, और इसको यह कहा जाता है चीन की तरफ से कि यह निबल एंड नेगोशिएट की पॉलिसी है। निबल मतलब पहले परेशान करो और फिर नेगोशिएट करो। यह है वो सीमा जो करीब करीब 4000 किलोमीटर की, यहां पश्चिम से शुरू होते हुए यहां पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पर जाकर यह सीमा समाप्त होती है। और इस पूरी जगह पर गाहे बगाहे चीन डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है और उसके पीछे सिर्फ उसकी 2 मंशाएं हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, निबल एंड नेगोशिएट, पहले परेशान करो, फिर बातचीत की टेबल पर लाओ, फिर अपनी तरफ से कुछ करारों को जबरदस्ती मनवाओ और पहले 3 कदम आगे बढ़ाओ, उसके बाद 2 कदम पीछे हटाकर 1 कदम पर कब्जा कर लो। यह है वो सीमा जो असल में मैक-मोहन लाइन कहलाती है, जिसमें जब यह मैक-मोहन लाइन बनाई गई थी तो उस समय ब्रिटिश रूल जो इंडिया में कर रहा था, ब्रिटिश, तिब्बत और चाइना, इन तीनों ही पार्टीज के बीच में यह मैक-मोहन लाइन ड्रॉ करके समझौता हुआ था कि इसको बॉर्डर के तौर पर रिस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन चीन ने बहुत जल्दी बता दिया कि वो इसको लेकर क्या सोच रखता है। और तब जब उसने पहले यह मैक-मोहन लाइन को असल में क्रॉस किया और यह बताया कि उसके लिए यह असल में सीमा है नहीं, वो वक्त था 50 का दशक, जब उसने पहले एक व्यापारिक करार भारत के समक्ष रखा। दिसंबर 2061 की यह बात है। भारत ने कहा कि जब तक आप मैक-मोहन लाइन को सीमा नहीं मानेंगे तब तक हम इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद चाइना ने
इंसर्जेंसी शुरू कर दी, अंदर घुसपैठ शुरू कर दी, इलाकों को अपना बताना शुरू कर दिया और 62 में हमला बोल दिया। क्योंकि 5-6 महीने के बाद वो करार, जो व्यापारिक करार भारत के समक्ष पेश हुआ था, भारत ने उसको नहीं माना और उसके बाद भारत में 1962 की जंग थोप दी गई। सितंबर से शुरू हुआ, अक्टूबर में असल में फुल फ्लेजेड शुरू हुआ और उसके बाद नवंबर में युद्ध विराम हुआ। लेकिन तब तक अक्साई चीन का यह हिस्सा चीन कब्जा चुका था और तब जब यह युद्ध विराम हुआ तो यह लाइन, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, तब यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में मानी गई और यह कहा गया कि दोनों देश फिलहाल इसको रिस्पेक्ट करेंगे। और फिर इस रिस्पेक्ट को रीइंफोर्स किया गया, कई बार किया गया, लेकिन चीन इसको नहीं मानता। सुविधा के हिसाब से इसको मानता है और सुविधा के हिसाब से इसको खारिज करके अंदर घुसकर इलाकों को अपना बताना शुरू कर देता है। यह सीमा विवाद जो यहां आप देख रहे हैं, वेस्टर्न सेक्टर से लेकर, जिसमें आपके ये पूरे राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लद्दाख के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, बीच में नेपाल का हिस्सा आता है, उसके बाद ये सिक्किम आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद भूटान, अरुणाचल प्रदेश। यहां भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही वो डोकलाम जो आपने 2017 में सुना था, जहां 73 दिनों तक सेनाएं आमने सामने थे, यहां है वो ट्राई जंक्शन। और इस पूरे इलाके में डिस्टर्बेंस क्रिएट इसलिए किया जाता है ताकि पहले डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए और उसके बाद अपनी बातों को मनवाया जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन 10 चालबाजियां पहले देख लेते हैं और इसके बाद सीमा विवाद और उन 10 चालबाजियों को लेकर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे और समझेंगे अब आगे क्या किया जाना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि शाम 6:30 बजे TV9 भारतवर्ष और सी वोटर का संयुक्त सर्वे आप देखेंगे, जिसमें हमने यह जानने की कोशिश की है कि क्या होना चाहिए निर्णायक रूप से। लोगों ने इस पर जवाब दिया है और क्या चीनी सामान का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन उससे पहले चालबाजियां, नक्शे पर भारतीय इलाके को अपना दिखाते रहना। 1954 से लेकर 1958 तक कई दस्तावेज ऐसे आए जिसमें नक्शे में, बुक्स में, बुकलेट्स में, जिसमें सोवियत वीकली, चाइना पिक्टोरियल भी शामिल है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना भी शामिल है, जिसमें नक्शों को गलत ढंग से बताया गया। भारतीय इलाके में सेना की तैनाती पर आपत्ति की। भारतीय इलाके में सेना अगर अपनी तैनात करे तो उस पर चीन को ऐतराज है। वो ये कहता है कि यहां आप कंस्ट्रक्शन भी मत कीजिए और यहां अपनी सेना को तैनात भी मत कीजिए, हम अपनी तरफ की जमीन पर क्या करें ये हमारी मर्जी होनी चाहिए। भारतीय इलाके में बिना बताए सड़क बना दी। सबसे पहले तनाव की शुरुआत यहीं हुई और यही कल्मिनेट हुआ 1962 की जंग में। असल में तब एक अखबार के माध्यम से पता चला था हिंदुस्तान को, क्योंकि तब हिंदुस्तान स्वतंत्र ही हुआ था, अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर रहा था और यह बहुत दुर्गम पहाड़ी इलाका है, यहां पर हर समय पेट्रोलिंग और निगरानी मुमकिन नहीं थी। पता यह चला कि तिब्बत से जिंजियान तक सड़क बना ली गई है और जब भारत ने अपनी पार्टी को वहां अवलोकन के लिए भेजा तो एक पार्टी को तो चाइना ने अपने यहाँ ही किडनैप कर लिया था। चीनी राष्ट्रपति ने भारतीय इलाके को अपना बताया। जाऊ एनलाई पहले राष्ट्रपति जिन्होंने असल में कभी भारत की तरफ हाथ बढ़ाया तो कभी पीठ में छुरा भोंका। नेहरू के साथ पंचशील के लिए मुंडी हिली उनकी, उन्होंने भारत चीनी भाई भाई पर भी अपनी सहमति दिखाई, लेकिन किया क्या, उन्होंने हिंदुस्तानी इलाकों को अपना बताना शुरू कर दिया। व्यापारिक समझौते से मनाही पर चीन ने युद्ध किया। जब व्यापारिक समझौते से मना किया गया, वही जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, तो फिर भारत पर जंग थोप दी गई 1962 की, ये बताने के लिए कि अगर तुम हमारे करार नहीं मानोगे तो फिर हम तुमको परेशान करेंगे। चीन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। ये 1967 की बात है। 1967 जून में ऐसा हुआ था, 13 जून को, जब भारतीय राजनयिकों को, 2 राजनयिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बदले में हिंदुस्तान ने भी यहां राजनयिकों को गिरफ्तार किया और यहां एम्बेसी को सीज कर दिया। उसके बाद चाइना को अकल आई और उन लोगों को छोड़ा गया। चीन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को हिरासत वाली बात के बाद सिक्किम में नाथुला के पास चीनी सैनिक ने मोर्टार दागे। सिक्किम में नाथुला के पास मोर्टार दागे जाने का ये जो वाकया है, ये उन उकसावट वाली वारदातों में एक कड़ी है जो 62 के बाद फुल फ्लेजेड युद्ध तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसने भारत को जख्म दिए हैं। हालांकि चोला में जो हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ कार्रवाई की थी वो भी चीन कभी भूलेगा नहीं। 1962 जैसी हरकतों को बार बार दोहराना, 1962 ऐन न सही, लेकिन उसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण, उसी तरह के तनाव का निर्माण और यह बताने की कोशिश कि हम एग्रेसिव तरीके से अपने एम्बिशंस को आगे लेकर चलेंगे और यह बताना कि हम तुमसे ज्यादा माइट और फायर पावर रखते हैं और तुम पर डोमिनेट कर सकते हैं। अरुणाचल के अफसर को वीजा नहीं दिया गया। 2007 में एक IAS ऑफिसर, गणेश जिनका नाम है, उनको यह कहा गया कि आप तो अरुणाचल के रहने वाले हैं, ये तो चीन का ही हिस्सा है, तो चीन आने के लिए आपको अपने ही देश में आने के लिए वीजा की जरूरत क्या है। यह बताते हुए असल में अरुणाचल को अपना हिस्सा बताने की कोशिश की गई। LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा,
चीन, लेकिन भारत पर आपत्ति। लगातार वहां रोड्स बनाई जा रही हैं आसपास। आप तो ये समझते ही हैं कि ओबोर उसका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी तरफ अगर कुछ करना चाहता है तो उससे चीन को दिक्कत है। लेकिन चीन क्या समझता है, उसे किस बात से दिक्कत है, यह बहुत सालों तक हिंदुस्तान ने सोचा है। और क्या अब वो वक्त आ गया है कि चीन ये सोचे कि हिंदुस्तान क्या सोचता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके से आपका परिचय करा दूं। शाहनवाज हुसैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विष्णु प्रकाश पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुनील अलग आर्थिक सलाहकार हैं और ये बता सकते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल है, फिजिबल है कि हम चाइनीज सामान का पूर्ण बहिष्कार कर सके। लेकिन सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब के पास। शाहनवाज हुसैन साहब, यहां पहुंचने के बाद हिंदुस्तान को क्या दिखाई दे रहा है, और अब हिंदुस्तान ने ये हर कुछ दिनों में होने वाली समस्या और परेशानी को लेकर क्या मन बनाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सैनिकों को सलाम करता हूं, उनकी शहादत को सलाम करता हूं। उसमें हमारे देश में कई जगह आज उनका संस्कार हो रहा है। बिहार में भी करीब 14 के करीब सैनिक गए हैं, आज उनका भी संस्कार वहाँ पर हो रहा है। लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। मन बहुत भारी है, लेकिन एक साफ संदेश है कि चाइना से जो 96 में और 2005 में एक समझौता हुआ था कि बॉर्डर पर हम हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, और मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये भी हुआ कि 2 किलोमीटर तक न फायर होगा और न हम कोई फायर वाले हथियार रखेंगे। लेकिन चाइना ने जिस तरह का धोखा किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी का बयान आया है। पूरे देश को मालूम है कि इस मामले में भारत का रुख क्या है। लेकिन चाइना जो हमसे ही कमाता है और हम पर ही उस पैसे को खर्च करता है, उस सिलसिले में जनता में एक बड़ी जागरूकता आई। जनता ने खुद ही तय किया है कि हम चाइनीज सामानों का उपयोग नहीं करेंगे, जबकि सरकार ने जो टेंडर आज कैंसिल किया सिग्नल का, रेलवे का, वो इसलिए कि उस एक तो प्रोजेक्ट में बहुत कमी थी, और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है और चाइनीज़ माल है, इससे भी आपको पता है ज़्यादा टिकाऊ होता नहीं। उसमें जो खामियां थी, कमियां थी, उस आधार पर हमने उनको संदेश दिया है, उसको कैंसिल किया है। पहले भी जैसा गौतम जी ने आपने बताया कि हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी पड़ोसी से जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ, उसके बारे में एक कैप लगाने का काम किया है। पूरा देश इकट्ठा और एकजुट है। सुबह ज़रूर राहुल गांधी जी ने, पहले तो कल उन्होंने ऐसे बोला जैसे कोई अपने देश का आदमी नहीं बोल रहा है। कहाँ छुपे हो, क्यों डरे हो, नरेंद्र मोदी जी डरिए नहीं, यानी अपने देश के प्रधानमंत्री को। सर, मैं इस पर आऊंगा। आपने शुरुआती अपने ओपनिंग रिमार्क में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भी मन बना लिया है। सरकार तो इस बारे में सोच ही रही है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। मैं आपके पास लौट रहा हूं शाहनवाज हुसैन साहब, अभय दुबे के पास इस बात को लेकर जा रहा हूं कि अभय दुबे, हिंदुस्तान ने हो सकता है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उस वक्त जो सही लगा हो वो किया हो, लेकिन क्या अब वक्त आ गया है 10 फार नो फर्दर का? दिनेश, गौतम जी, आज बहुत दुख हुआ जब जयशंकर प्रसाद जी को सुना और शाहनवाज जी को सुन रहा हूं। जयशंकर प्रसाद अवॉइड करने के लिए मैंने शाहनवाज साहब को वहां रोका। मैं चाह रहा हूं मुद्दे पर हम लोग रहें और कम से कम यूनानिमस लगे हम लोग। तो ठीक है, अदरवाइज मैं ट्वीट करूंगा। नहीं, अभय दुबे जी आप बोले, मेरे सवाल का जवाब दें तो अच्छा रहेगा। बाकी मुझे 20 सेकंड दीजिए, फिर पूरी डिबेट में चाहे अवसर मत दीजिए। बोलिए। आज मन बड़ा व्यथित और दुखी है। मैं पूछता हूं कि बॉर्डर डिफेंस और बॉर्डर मैनेजमेंट में कोई अंतर है कि नहीं है? वो जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वो बॉर्डर मैनेजमेंट के एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं या बॉर्डर डिफेंस का प्रश्न था? शाहनवाज जी, सैनिकों को फिर एग्रीमेंट लेकर भेज देते, हथियार लेकर क्यों भेजे? मैं आज बेहद दुख व्यक्त कर रहा हूं। दिनेश, गौतम जी को भी चाहिए था 20 आज जो गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जहां पर 20 सेकंड हो गए हैं। अभय दुबे जी, एजेंडा मत सेट कीजिए, बहस का एजेंडा मत सेट कीजिए प्लीज। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ये
मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। 20 सेकंड में आप लोगों ने जो कहा था अभय दुबे जी, वो मैंने सुना, लेकिन अगर हम इसमें पड़े रहेंगे तो डिबेट को सार्थक नहीं ले जा पाएंगे। शाहनवाज जी को भी इसीलिए, जैसे ही मैंने उन्होंने जब जिक्र किया, देखिए मैंने शाहनवाज जी को रोका और उन्होंने उसको माना भी, लेकिन आप इस तरह का आइडियल रुख अगर रखेंगे तो ये लगेगा कि आप पूर्वाग्रह के साथ डिबेट में आए हैं, जो मुझको मंजूर नहीं है। प्लीज सर, प्लीज देश के नाम के साथ कुछ एक बातों को जो आपकी मर्जी है उसको थोपने की कोशिश मत कीजिए। ध्रुव कटोच साहब के पास मैं जा रहा हूं। ध्रुव कटोच साहब, ये मेजर जनरल स्तर की बातचीत समाप्त हो गई है, लेकिन इससे लगता भी है कि कोई नतीजा ऐसा हाथ में हासिल हुआ होगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है कि चाइना ने अगर उस पर हामी भरी है तो यू टर्न नहीं ले लेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो जिस प्रकार से चीन ने ये धोखाबाजी की है 15 और 16 तारीख की रात में, मुझे लगता है कि रिश्तों में ये जो दरार आया है, ये दरार इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। थोड़ी सी देर पहले इसकी बात हो रही थी कि बॉर्डर डिफेंस और बॉर्डर गार्डिंग की। देखिए, यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक हथियार नहीं ले जाएंगे, ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया था। लेकिन एक चीज मैं सभी के सामने ये पेश करना चाहता हूं, ये स्थिति यहां पर आई क्यों आई? इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंस से लेके बहुत सालों तक, कई सालों तक हमने जो बॉर्डर्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, जो रोड्स फॉरवर्ड, लेकिन ध्रुव कटोच साहब, उस पर हवाला यह दिया जाता है कांग्रेस, जिनके प्रवक्ता अभी मुझको स्क्रीन पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और मुझे अफसोस होगा अगर वो इस डिबेट से उठकर जाते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक एजेंडे के साथ आते हैं और अगर वो एजेंडा आपको वहां पर इंप्लीमेंट ना करने दिया जाए तो आप नाराज होकर चले जाते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब को मैंने रोका, उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से खुद को वहां पर संयमित और संयत किया और चुप रहे वो, जबकि वो रूलिंग पार्टी से हैं, वो चाहते तो अपने आप को और एग्रेसिवली इंपोज कर सकते हैं कहीं बैठते हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों है? खैर, मैं मुद्दे पर लौटता हूं। आपने ध्रुव कटोच साहब जो बात कही कि बहुत लंबे अरसे तक हमने नहीं समझा कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, ये क्यों हुआ कि ये नहीं समझा गया सर? क्यों इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई? क्यों ये कहा गया कि ये तो बैरन लैंड है, इसका यहां पर ये तो हिमालय खुद ही हमारी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, यहां कौन आ सकता है? ये टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड क्यों था सर? ये देखिए, मेरे अपने ख्याल से, अपने सोच विचार से जो मैंने स्टडी किया है, क्योंकि दोनों इलाकों में, लद्दाख में जहां पर जॉनसन लाइन बनाई गई थी, जो इंडिया और तिब्बत के साथ बॉर्डर लगता था, और अरुणाचल प्रदेश में जहां मैकमोहन लाइन बनी थी, इन दोनों इलाकों में क्या हुआ कि एक तरफ से सोच विचार थी कि ये बिल्कुल इन बॉर्डर एरियाज में कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो क्योंकि इसलिए पॉपुलेशन नहीं है तो सड़क बनाने की जरूरत क्या है? ये मैं समझता हूं एक बड़ी सोच में स्ट्रेटेजिक कमजोरी थी, क्योंकि ये सड़क जो है, ये अपनी जो सीमाएं हैं उसको रक्षा करने के लिए बनाई जाती है, बेशक वहां पर पॉपुलेशन है या नहीं है। अभी आप तिब्बत में देखिए, क्योंकि वहां पर अरुणाचल के बॉर्डर पे मैंने सर्विस की है, चीन ने सड़कें बिल्कुल आगे तक बनाई है और हजारों किलोमीटर तो जो दूर तक अगर आप इलाका देखते हैं तो एक भी गांव नहीं है। तो सड़क एक स्ट्रेटेजिक एसेट है अपने देश को की रक्षा करने के लिए। क्या आपके कहने का मतलब ये है सर, और इस बात को लेकर मैं आगे जा रहा हूं, कि ये जो बॉर्डर को लेकर हमारी ये शाश्वत समस्या चीन के साथ चली आ रही है, इसको लेकर हमारे एटीट्यूड में ही कई प्रॉब्लम्स रही हैं क्या? विष्णु प्रकाश जी के पास इस बात को लेकर जाता हूं। विष्णु प्रकाश जी, देखिए, हमने 1962 के बाद हमने अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, वो एक ऐतिहासिक फैक्ट है। अब हमारे पास दो उपाय हैं, या तो हम उसके बारे में चर्चा करें या आगे क्या करना है और उसके बाद क्या हुआ उस पर चर्चा करें। तो मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से बढ़ाया है, गैप है, पर क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है इसलिए चीन तिलमिला रहा है। वो जो करते हैं वो ठीक है और जो करते हैं वो गलत है। तो ये चीन की प्रवृत्ति है। चीन के साथ हमको ये याद रखना चाहिए कि ये वो देश है जिसने अपने निहत्थे लोगों के ऊपर टैंक चलाए थे। कौन सा मुल्क है जो ये करेगा? तो ये है इनका असली चेहरा। उसके ऊपर नकाब पहन के और कहना कि पीसफुल राइज ऑफ चाइना एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब बातें अलग हैं।
ये लोग, ये वो देश तो ये है बड़ी अहम जो बात आप कह छल- रहे हैं विष्णु प्रकाश जी। मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार मैं एक राउंड सारे गेस्ट के पास जल्दी से जाना चाहता हूं, माफी के साथ यहां पर रोक रहा हूं। आपने एक बड़ी बात कही है कि ये वो चीन है जिसने तिएननमेन स्क्वायर पर अपने लोगों पर टैंक चलवा दिया था, और ये बात कर रहा है पीसफुल राइज ऑफ चाइना की। आर्थिक सलाहकार सुनील अलग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील अलग साहब, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, क्या इसको जानबूझकर चाइना ने बने रहने दिया ताकि एक कमजोर नस बनी रहे जिसको दबाकर वक्त वक्त पर वो अपनी मांगे मनवाता रहे, और जो ज्यादातर मांगे उसकी थी वो कारोबारी मांगे हैं? अब देखिए, मैंने तो आपके ही चैनल पे पिछले हफ्ते में कहा था कि मैं डिफेंस एक्सपर्ट भी नहीं हूं, सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा, ना फॉरेन अफेयर्स के बारे में। लेकिन ये तो समझना चाहिए कि ये आइसोलेशन में इवेंट नहीं हुआ है। चाइना जो है, अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाया इकोनॉमिकली, उनको कुछ करना है। जो पिछले हफ्ते मैंने कहा था, देखिए वो पाकिस्तान भी अपना, वो पाकिस्तान से मिल के पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर से कुछ करेगा, चाइना भी कुछ करेगा। और हमें जब ये तो एंटिसिपेट करना चाहिए था कि ये तो होगा ही। और चाइना का स्टाइल ही वैसा है कि पहले जो आपने पहले बताया कि उसके पहले आप अगर आगे जाइए फिर नेगोशिएट करिए। उनका इंटरेस्ट नहीं है कोई वॉर शुरू करने का। ताइवान के ऊपर भी जरा प्लेन घुमा दें, इस एरिया में वो चलते जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री जहां पे हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को जो इंपोर्ट करते हैं उनको बैन कर दें बिल्कुल। अब जहां गवर्नमेंट बैन करेगी, इकोनॉमिकली हमें हर्ट करना है उनको, मिलिटरीली में उनको हर्ट नहीं होने वाला है ना। हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारे जवान भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे। लेकिन उस तरह से कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमें एक वॉर चाहिए। लेकिन जहां हमारी स्ट्रेंथ है वो इंडस्ट्री में है। और इंडस्ट्री जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सेल्फ रिलायंस, ये थोड़ी कहा है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स को मत खरीदिए। लेट देम वो जो मैन्युफैक्चर इंडिया में करें, जहां पे एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, जैसे टोयोटा है, जैसे होंडा है, सब अपने, सुजुकी है, सब ने अपनी फैक्ट्री यहाँ पे खोली हुई है, सब ने एम्प्लॉयमेंट दी है, वो आप खरीदिए। लेकिन इंपोर्ट बंद कर दीजिए। अब ये मौका है जब एवरेज इंडियन को जब खून खौलता है, बिल्कुल जब ये डिमार्केट कैसे करेगा एक आदमी? जवान मारे जा रहे हैं। क्या ये आपके कहने तो का मतलब, सुनील अलग साहब, मैं यहां पर आपको रोककर इस राउंड ऑफ डिस्कशन को यहां पर रोक रहा हूं। आपने जो बात कही है, क्या उसका संक्षिप्त मतलब मैं ये समझूं कि हिंदुस्तान में जो चीजें आपके लिए बाजार में उपलब्ध हैं उनको आप खरीदें, और इसमें प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो जाहिर है फिर पॉलिसी लेवल पर लेनी होगी, और ये तय करना होगा कि आपको इंपोर्ट में क्या करना है। और अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करके और अगर यहां जॉब क्रिएट की जा रही है और उससे कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या संक्षिप्त ये समझूं मैं, आप कह रहे हैं ये फिजिबल है? ये देखिए, मैं जो कह रहा हूं, देखो जेफ, उनको पैसे बाहर नहीं जाने चाहिए। पैसे बाहर नहीं जाने चाहिए। हमारे पैसों को लेकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने वाला फंडा नहीं होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं, और ये बात क्योंकि मुझे बड़ी अजीब लगी कि जिस तरीके से अभय दुबे यहां से उठकर गए। मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस तरीके की स्थिति में, एक डेमोक्रेसी में जहां चीजें पारदर्शी होती हैं, क्या वहां इस तरह के सवालात इस तरह की स्थिति में उठाने भी जायज होते हैं? क्या उस समय जो ये बात कही जा रही थी उनकी तरफ से, वो ऐतराज कर रहे थे एस जयशंकर साहब की बातों को लेकर, जाहिर है पीएम को लेकर भी बातें कही जा रही हैं कि बहुत देर से बहुत कम उन्होंने बातें कही, इस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं। क्या इस समय पर ये ऐतराजात आपको जायज लग रहे हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से? आपको लगता है कि इस समय इस तरह के मुद्दों पर कम से कम एक स्वर, एक तरीका होना चाहिए एक देश का? देखिए गौतम जी, मैं 15 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, और पार्टी का लंबे काल से प्रवक्ता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब कांग्रेस भारत चीन तनाव के वक्त में अपने ही प्रधानमंत्री और अपने विदेश मंत्री और अपने थल सेना अध्यक्ष और अपनी आर्मी के बारे में टिप्पणी करे। आप किस पर यकीन करेंगे? अगर अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, दुबे जी कहकर चले गए, दुबे जी सुन रहे होंगे, मेरी गुजारिश है कि मैदान छोड़ के मत जाइए, आइए, आपको अपनी बात रखनी है रखिए। मुझे भी गौतम जी ने रोका था, मैं चुप हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसको जनता ने विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं समझा, यानी सत्ता के लायक तो समझा नहीं, आज इस दौर में हमें इकट्ठे रहना है। कल राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, मुख्यमंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की, रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, सबसे बातचीत की। उसके बाद वो मुख्यमंत्री की बैठक में पहले इस पर रिस्पॉन्ड करने ही वाले थे, लेकिन क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कहा कहाँ छुपे हैं, क्यों डर रहे हैं,
यानी भारत के विपक्ष का नेता अपने देश के प्रधानमंत्री को लेकिन ये क्यों होता कहे है कि आप डर शहनवाज गए साहब हाँ, कि हमारी एक बड़ी मेरे क्लियर साथ कट लेड आउट कोई एक पॉलिसी और उसमें यूनानिमिटी कई बार हम बहुत क्रूशियल मुद्दों पर नहीं देखते हैं, ये क्यों है सर? मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं, मैं इसका जवाब लूंगा सर, मैं आपके पास आके। हमारे साथ अश्विनी जी भी जुड़ रहे हैं स्वदेशी जागरण मंच के, उनके पास मैं एक सवाल लेकर जाता हूं, वापस आपके पास लौटूंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दूं, भारत रूस से फाइटर जेट खरीदेगा। सूत्रों के मुताबिक रूस से 33 फाइटर जेट वायुसेना खरीदने वाली है। 21 मिग 29 और 12 सुखोई खरीदने की योजना है। कुल मिलाकर ये तमाम बातें एक बड़ा इशारा ओवरऑल परिदृश्य को लेकर, पूर्ण परिदृश्य को लेकर हो रहा है। यहां इन इशारों में ही कई बातें कन्वे हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा अश्विनी जी के पास जाना चाहूंगा। अश्विनी जी, बहुत जल्दी से आप ये बता देंगे अगर कि ये क्या जो हम देख रहे हैं, लोगों को टीवी फोड़ते हुए, अपना सामान फेंकते हुए, एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल करते हुए, ये नी जर्क रिएक्शन है, भावनाओं में ऐसा होता है और ये स्वभावतः जायज भी है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये होते रहना चाहिए या पॉलिसी लेवल पर डिसीजंस होंगे? दोनों प्रकार से करना पड़ेगा। देश की जनता बहिष्कार करे, सरकार सामान आने से रोके, इन्वेस्टमेंट को रोके, और इस प्रकार के जो जितने भी इंस्टॉल किए गए हमारे यहाँ ऐप्स हैं उनको इंस्टॉलेशन से रोका जाए, यानी उनको अनुमति न दी जाए। ये सब कुछ करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा, देश की जनता को भी करना पड़ेगा। ये सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि सारा देश इस समय साथ होकर के लड़े, क्योंकि चीन एक ऐसा दुश्मन है जो नंबर 1 दुश्मन है, ऐसा हमारे पूर्व रक्षा मंत्री ने भी बताया था। तो ये सब कुछ साथ साथ चलना पड़ेगा, ये सब कुछ साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन दो सवाल जो हमने पूछे हैं सी वोटर और TV9 भारतवर्ष के सर्वे में, चीन से कैसे बदला ले भारत, और दूसरा, चीनी सामान के संपूर्ण बहिष्कार को देश तैयार है क्या? इन दोनों सवालों पर आपकी राय कुछ ही देर में TV9 भारतवर्ष पर ठीक 6:30 बजे आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों प्रोसेसेस साथ में चलनी होगी, लेकिन जाहिर है इसमें कहीं विरोधाभास ना हो, जनता के हिसाब से नीतियां हो और नीतियों के हिसाब से जनता, क्योंकि जब वो नीतियां कहीं विरोधाभास में नहीं होंगी तो कहीं हम इस तरह का कुछ होते हुए नहीं देखेंगे जो ये समझ में ना आए कि ये असल में ये प्रायोगिक रूप से तो ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, फिर ये हो क्यों रहा है? शाहनवाज हुसैन साहब, आपकी पहले की बात और इसका जवाब भी कि क्या चीजें यहां भावनाओं में हो रही हैं और क्या चीजें व्यावहारिक हैं। देखिए, भारत एक बहुत जिम्मेदार देश है। हम हर फैसला जिम्मेदारी से करते हैं। सरकार के लेवल पर जो करना है नियम के अनुसार पूरी दुनिया में हमारा जो कमिटमेंट है उस हिसाब से हम करते हैं। दूसरा, जो हम डेमोक्रेसी हैं बहुत बड़े, हमारी जो जनता है, जो आपके टीवी पे दृश्य दिख रहा है, वो जितने लोग, मुझे तो लगता है TV9 को ये अभियान चलाना चाहिए कि जो लोग भी अपना चाइनीज़ ऐप पर, बहुत से लोग बिजी रहते हैं, वो चाइनीज़ ऐप को अपने मोबाइल से वो जो वायरस है उसको निकालें, उन चीज़ों से दूर रहें। और जनता का ये पूरा हक है, उसमें सरकार कहीं बाधा बनने वाली नहीं है। हम ये मानते हैं कि अगर जनता तय करेगी। मैं आज, मेरे एक दोस्त हैं राकेश गुप्ता, मैं उनके घर गया था, तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम बहुत सी चीज़ें खरीदते थे, तो अब वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिस प्रोडक्ट पर भारत का झंडा लगा हुआ है, ताकि वो, कई बार लोग कई चीज़ों से खरीदते हैं तो लोगों को पता है भाई हम अपने देश की चीज़ें खरीदेंगे। और हमारी सरकार ने तो कोरोना काल में ही आत्मनिर्भर भारत के लिए पहले से कहा है, लोकल के लिए वोकल होना जी। तो ऐसा नहीं है कि जो घटना हुई है चाइना से, चाइनीज़ वायरस से तो पूरी दुनिया में परेशानी है, लेकिन उसके बाद अगर सबसे पहली पहल किसी ने की तो भारत ने की, उससे चाइना और यही तो रास नहीं आ रहा है, यही समझा जा रहा है कि ये जो एक कोरस तैयार हो रहा है चाइना के विरुद्ध और जिसमें हिंदुस्तान कहीं अमेरिका के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो चीन को रास नहीं आ रहा है। लेकिन ध्रुव कटोच साहब, क्या ये करार, खासतौर से जो डिफेंस डील्स हैं, ये भी एक बड़ा संदेश देती हैं क्या अलाइनमेंट के संदर्भ में? और आने वाले दिनों में क्या हम ये देख रहे हैं कि रशिया की इंपॉर्टेंस, उसको स्कीम ऑफ थिंग्स में वापस बड़ी पोजीशंस के हिसाब से हिंदुस्तान फिर देख रहा है क्या? देखिए, जो डिफेंस डील्स होती है ये तो हमेशा सिग्नलिंग करती है, क्योंकि उस डिफेंस डील के मुताबिक ही किस रुख में देश जा रहा है वो साफ नजर आता है। अभी ये जो MiG-29 और सुखोई एयरक्राफ्ट जो अभी भारत ने रूस से खरीदने का निर्णय दिया है, इससे पहले भी हमने राफेल खरीदे हैं, 36 राफेल, जब प्रधानमंत्री जी फ्रांस में गए थे।
ये एक बहुत ही बड़ा संकेत देता है, क्योंकि अगर किसी कारण अगर ये चीन के साथ लड़ाई होती है तो ज्यादा ये लड़ाई जो होगी ये टिबेटन प्लाटो के ऊपर होगी जी। और मैं समझता हूं हवाई जहाज से जो इंडियन एयरफोर्स का जो रोल होगा ये सबसे अधिक रोल इस युद्ध में होगा। तो इसीलिए जो आपकी हवाई जहाज की कैपेबिलिटी है ये मैं समझता हूं इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी, इसके ऊपर कोई कमी पेशी नहीं होना चाहिए और ये मेरे अपने विचार से नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है विष्णु प्रकाश साहब, मैं आपके दूसरे पॉइंट को अगले राउंड में सुन रहा हूं सर। विष्णु प्रकाश साहब, ये एलएसी को लेकर कई बार करार, कई बार बातें, पीस और ट्रैंक्विलिटी को लेकर कई बार दोनों देशों के बीच में समझ, लेकिन चाइना की तरफ से हर बार इसमें इन्फ्रिंजमेंट क्यों सर ये देखने को मिल रहा है? क्यों ये मानता नहीं है? और आने वाले दिनों में अगर कोई समझ बनती है तो क्या उस पर एतबार किया जा सकता है? विष्णु प्रकाश साहब, आपका सवाल मुझे याद करवाता है कि जब रशिया और सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में पहली बार बातचीत हुई थी रिक्याविक में, रेगन और गोर्बाचोव में, तो रीगन ने कहा था दवेरेआई नो प्रवेरेआई, ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि चीन ऐसा मुल्क है जो संधि करता है तोड़ने के लिए, और कोई भी अगर संधि करता है तो हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संधि तभी करता है या समझौता इसलिए करता है कि उस वक्त का अपना काम सर्व कर ले और फिर उसको तोड़ देता है। ये लगातार, अब आप हांगकांग ही देख लीजिए, 50 साल की संधि थी यूके के साथ, क्या हुआ? जहां भी देखें इन्होंने संधियों को, एग्रीमेंट्स को तोड़ा है, क्योंकि ये समझते हैं कि छल कपट डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है और ये ऐसा इनकी प्रवृत्ति है। ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि हमारे पास इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोसी है, कहीं जाने वाला नहीं है, पर हमको सदा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी वक्त भी ये किसी समझौते को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। सर विष्णु प्रकाश साहब, आगे मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे आने वाले अगले राउंड में ये समझूंगा कि केवल हिंदुस्तान नहीं है, चीन से लगी हुई जो सीमाएं हैं जिन भी मुल्कों की, उन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से ये धीरे धीरे क्रीप फॉरवर्ड वाली पॉलिसी पर चलता है। क्या उसके बावजूद चीन को झेलते जाना किसी एक विशेष वजह के चलते हो रहा है? सुनील अलग साहब, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे, क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि जनता की भावनाओं के तहत खास पॉलिसी डिसीजंस होंगे, या आपको लगता है ये जो ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड है, जिसमें खासतौर से कारोबार के तौर पर पूरा विश्व एक दूसरे से गुथा हुआ है, इसमें कोई भी बात आइसोलेशन में तैयार करना डुएबल नहीं है? नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि जो एक पॉलिसी आप भी गवर्नमेंट पॉलिसी कर सकती है। देखो, गवर्नमेंट कर सकती है, पॉलिसी कर सकती है, लेकिन कितना आयात होता है? आइए अब इसको देखने समझने के लिए चलते हैं। कितना निर्यात भारत करता है और कितना आयात किया जाता है चाइना से, और ये निर्यात और आयात के बीच का फर्क ही कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। और ये ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड इंबैलेंस जिसको कहते हैं, यही तय करता है कि कौन सा मुल्क कारोबार और पैसों के जरिए दूसरे मुल्क पर डोमिनेट करेगा। और यहां आप देखें, 75 अरब डॉलर, 5.70 लाख करोड़ रुपए का आयात किया जाता है, और 18 अरब डॉलर यानी 1.37 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। इसमें साफ दिखाई देता है कि एक बड़ा डेफिसिट है। इसको लेकर क्या समझ बनती है हमारे एक्सपर्ट्स की, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन चीन पर 70% निर्भर है भारतीय उद्योग, चाइना के ऊपर 70% भारतीय उद्योग, जिसमें यह भी बताया जाता है कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो भी खासी निर्भर हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर शुरुआत कर रही कंपनियों को फंड करने का काम चाइना की तरफ से किया जाता है। 70% उद्योग धंधे, भारतीय उद्योग जो हैं वो चाइना के ऊपर से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर हैं। ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और फार्मा। ऑटो कंपोनेंट्स में 10 से 3% कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में 50 से 60% पार्ट्स, और फार्मा में तो बहुत बड़ा 70% ड्रग का सामान, 70% दवाइयों के, खासतौर से जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो दवा में असल में वो चीज होती है जो आपकी तबीयत को ठीक करने में मदद करती है, वो एक्टिव कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने के लिए हम बहुत ज्यादा चाइना पर निर्भर रहे हैं।
चीनी सामान का बहिष्कार किन चीजों का हो सकता है, इसको लेकर एक फहरिस्त तैयार हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्टेशनरी, घड़ियां, एफएमसीजी प्रोडक्ट, अपैरल्स, खिलौने, जेम्स ज्वेलरी, कागज, फुटवेयर, बिल्डर हार्डवेयर, किचन आइटम्स, मतलब वैसी वो चीजें जो फौरन ही आपके लिए बेहद जरूरी नहीं हैं, जिनके बगैर या जिनके विकल्प को इस्तेमाल करते हुए भी आप अपना काम बढ़िया बखूबी चला सकते हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई है। ये CAIT ने 500 प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की लिस्ट बनाई है जिनका बॉयकॉट किया जा सकता है। और TV9 भारतवर्ष का सर्वे जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे थे, वो भी हम आपको बता दें। चीन के संदर्भ में TV9 भारतवर्ष और सी वोटर ने मिलकर सर्वे किया। क्या चीन से बदला लेने का सही तरीका, चीन से बदला लेने का सही तरीका क्या हो सकता है? युद्ध, कूटनीति या बहिष्कार? 34.9% लोग कह रहे हैं युद्ध। कूटनीति इसके लिए कारगर हो सकती है, 20.8% लोग कर रहे हैं। और बहिष्कार किया जाना चाहिए चाइनीज सामान का, कारोबार के जरिए लोगों पर ये डोमिनेट करने की कोशिश करता है मुल्क, 44.3%। यानी ज्यादातर ये समझ रहे हैं कि चीन का बहिष्कार करो। और बदली हुई परिस्थितियों में, बदले हुए माहौल में, जबकि कारोबार ही ये तय कर रहा है कि कौन सा मुल्क किसके मुकाबले क्या हैसियत रखेगा, बहुत जल्दी चीन को समझ में आ जाएगा कि वो कहां खड़ा हुआ है। लेकिन अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। क्या चीनी सामान के संपूर्ण बहिष्कार के लिए देश तैयार है? क्या चीनी सामान के संपूर्ण बहिष्कार के लिए देश तैयार है? इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा 84.3% ने हां, 13.4% लोगों ने कहा नहीं, और कुछ नहीं कह सकते कहने वाले लोग 2.3% लोग। सबसे ज्यादा 84.3% लोग कह रहे हैं हां। मतलब इसका यह कि चीनी सामान के संपूर्ण बहिष्कार के लिए 84.3% लोग, बहुत बड़ा फिगर है ये, लगभग पूरा होने वाले तरफ ये जा रहा है। मतलब हो सकता है कि ये सैंपल ये सजेस्ट कर रहा हो कि देश अब ये अपना मन बना चुका है कि अब चीनी सामान का बहिष्कार होगा। चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए देश तैयार है और कारोबार के जरिए चीन को उसकी हैसियत दिखाएगा हिंदुस्तान आने वाले दिनों में। कम से कम ये अभी दिखाई दे रहा है। सुनील अलग साहब, क्या इंडिकेट कर रहा है रिस्पोंडेंट्स का ये रुख? अब देखिए, जो रिस्पोंडेंट्स का कह रहे हैं कि ये कल सुबह तो नहीं हो सकता, मैं अभी कह देता हूं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में बन सकते हैं। अगर आप 6 महीने या 9 महीने दीजिए तो सब MSME सब प्रोडक्ट बना लेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि कल सुबह सब तैयार हो जाएगा, आप चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दीजिए। जाहिर है सर, रातों रात नहीं हो सकता, रातों रात ये नहीं हो सकता, ये बात जाहिर है। लेकिन क्या स्वदेशी जागरण मंच जैसे मंचों को भी ये बात समझ में आ रही है? जाके खरीदें तो वहां पे मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट दे एक्सपोर्ट, बिकॉज द जापानीज हैव टोल्ड देमसेल्व्स कि भाई साहब हम जापानीज प्रोडक्ट खुद खरीदेंगे तब जाके बाहर में बेचेंगे। अब इंडिया को वैसे ही हमको सोचना चाहिए कि चाहे चीना प्रोडक्ट कम दाम का हो, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स हम खरीदेंगे। और जाहिर है भारत की सरकार ये बहुत पहले से भांप रही थी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ये बता दिया था कि अब आत्मनिर्भर होने का और लोकल के लिए वोकल होने का वक्त आ गया है। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, इस समय भावनाओं का भी एक ज्वार है और उसमें कई बातें भी देखने को मिल रही हैं। क्या लोग भी ये समझेंगे कि इसके लिए एक पर्याप्त वक्त चाहिए और उस समय तक हिंदुस्तान को अपनी मानसिकता और पॉलिसी के लेवल पर बहुत सारी चेंजेस करने हैं, या फिर क्योंकि इस समय भावनाएं हावी हैं लिहाजा कई बातें जो हो रही हैं उसको देश को समझना चाहिए? देखिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, और उसके लिए जरूरी है। और हम आपको बताएं कि 2017 में जब हमने चीन के खिलाफ ये अभियान शुरू किया था तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, जो आपने अभी बताया, वो $63 बिलियन था। 2 साल के बाद वो $48 बिलियन आ गया है, $15 बिलियन कम हुआ है। ये देश की जनता के बहिष्कार, सरकार के द्वारा किए गए उपायों के कारण हुआ है। लेकिन इस कोरोना काल में आपने समझ लिया, हम PPE किट्स पर उन पर निर्भर थे, हमें लग रहा था कि हम वेंटिलेटर्स ही नहीं बना पाएंगे। हमारे देश में 50,000 वेंटिलेटर्स हमने बना दिए, PPE किट्स बना दी, टेस्टिंग किट्स बना दी, तमाम चीजें हमने बना करके एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं, क्या जो अभी तक ये कहा जाता रहा कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, चाइना जैसी जगहों से आने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और वो लोग
जो प्राइस सेंसिटिव देश में रहते हैं, जहां कीमतें बहुत मैटर करती हैं किसी के लिए, वहां पर वो प्रोडक्ट्स उनके लिए एक आसान विकल्प होते हैं। क्या ये मुल्क इस भावना के ज्वार से आगे जाने के बाद भी ये बात समझेगा? जी, मैं आपको बताऊं कि ये एक मिसनोमर है, लोगों ने बनाया हुआ है। मैं जब ये आपको फिगर्स बता रहा हूं, केवल एक साल के अंदर 18-19 में हमने 18% स्टील का इंपोर्ट कम किया, 18% ऑर्गेनिक केमिकल्स का इंपोर्ट कम किया, 38%। लेकिन ये तो वो है जो असल में टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो मैं अश्विनी जी, मैं ये जानना इट इज, मैं आपको बताता हूं, केवल ये तब हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट है वो 17% कम हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने टैरिफ्स बढ़ा करके, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा करके जो वहां से अनफेयर ट्रेड हो रही है उसको रोका। देखिए, अनफेयर ट्रेड का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, उसको ठीक आपको पॉलिसी लेवल पर ही करना पड़ेगा। वो हमने किया, जो जनता को करना है वो करेगी। और उसका जो बहिष्कार की जो भावना है, जो लंबे समय से हम 20 साल से जूझ रहे हैं, जो इंपोर्ट्स के वजह से, जो उसके कारण जो $1 बिलियन का पहले इंपोर्ट होता था, ठीक है, अब जाकर के 75 बिलियन। तो आप ये कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं पहला कदम उठा लिया गया है और ये कदम आगे बढ़ते बढ़ते उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां चीन को उसकी हैसियत दिखा दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत चीन विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। दोनों देश अपने अपने दूतावास और विदेश मंत्रालयों के जरिए लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही है। कल पीएम ने भी कहा है कि भारत देश की संप्रभुता की हर हाल में रक्षा की जाएगी। चाइना कई तरह के पैंतरे दिखा रहा है, जिसमें एक पैंतरा यह भी है कि वो ये कह रहा है कि हम पीस चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि टेंशन आगे माउंट हो। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि जिन इलाकों में हमारे तंबू गड़े हुए हैं या सैनिक हमारे पहुंचे हैं वो हमारे इलाके हैं और उनसे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। न वो मैकमोहन लाइन मानता, न वो LAC की रिस्पेक्ट करता, और ऐसे में उस पर कितना एतबार किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों के पास आखिरी एक राउंड के लिए जाऊंगा। ये क्विक आंसर राउंड है सर, बहुत कम समय, 1 मिनट के अंदर आप सबकी राय लेना है। शाहनवाज साहब, यहां से आगे क्या मुल्क के तौर पर, गवर्नमेंट के तौर पर अब हम एक सोच बना चुके हैं सर? चंद लोगों को छोड़कर जो सियासी सोच रखते हैं, उसके अलावा पूरे देश की 137 करोड़ जनता इकट्ठी है, जिनको राजनीति करनी है, राजनीति मुबारक हो। ऐसे मौकों में भी राजनीति करने वालों को छोड़ दिया जाए तो फिर हम एक सोच बना चुके हैं। सर, मैं ध्रुव कटोच साहब आपसे जानना चाहता हूं, डिफेंस लेवल पर हमारा वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, हमारी सरहद पर मूवमेंट बढ़ गई है और ये हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अब इस बार डिफरेंट माइंडसेट के साथ हैं। चाइना इसको कैसे परसीव कर रहा होगा, बहुत संक्षेप में सर? देखिए, चाइना का तो मतलब ये है कि जो इलाका उन्होंने अभी क्रीप फॉरवर्ड कर दिया है, वहां से जाने वाले नहीं है। लेकिन हमारा स्टैंड तो ये होना चाहिए होगा, और सेना का भी यही स्टैंड होगा कि उनको वहां से जाना ही पड़ेगा अगर शांति आगे चाहते हैं तो। सेना को स्पेशल पावर्स दे दिए गए हैं और अब चीन को पीछे हटना होगा, वरना अब आगे उसके कदम बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास भी गुंजाइश नहीं बचती कि मैं आपसे आगे इस चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। आज की कड़ी में आपसे यहां विदा लेनी होगी। मेहमानों का बहुत धन्यवाद। अभय दुबे जी अगर इस चर्चा में आखिर तक रहते तो कुछ और बात होती, और कतई ये मंशा नहीं थी कि उनको बीच में रोककर उनकी बातों को पूरा नहीं होने दूं, लेकिन मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता था। बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का, आड़ी, क्योंकि हमें देश की पड़ी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।